आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी का सैंपल पेपर। हेलो लर्नर्स, दिस इज गौरव शर्मा, वेलकम टू केल्विन। और भाई आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी का सैंपल पेपर जो रिलीज किया है सीबीएसई ने। भाई बहुत इंटरेस्टिंग पेपर है, कई ट्रिकी इसमें जो है आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। मुझे तो बहुत अच्छे लगे सारे क्वेश्चंस। एंड एक एक क्वेश्चन को हम लोग ब्रीफली जहां नीड होगी वहां एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसकी, और हर एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से हम लोग सॉल्व करेंगे। स्पेशली सेक्शन ए में, सेक्शन बी में बहुत अच्छे क्वेश्चन डाले हैं इसमें। सो वन बाय वन हम सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। सो इस पेपर में हमारे पास सारे जो क्वेश्चन है 4 सेट बनाए गए हैं, ए बी सी डी, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। सारे क्वेश्चंस, सारे पेपर, जितने भी आपके जो पेपर में क्वेश्चंस है, सबके डाउट क्लियर करके जाऊंगा, इस चीज की गारंटी देता हूं। सो सेक्शन ए में टोटल हैज 14 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क ईच। एंड जो केस, कुछ क्वेश्चंस हैं जो केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं। सेक्शन बी में 9 क्वेश्चन हैं जो 2 मार्क्स ईच हैं। सेक्शन सी में 5 क्वेश्चंस हैं जो 3 मार्क्स के हैं सारे। और सेक्शन डी में हमारे पास वी हैव 3 क्वेश्चंस ऑफ 5 मार्क्स ईच। डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। जहां हमें टाइम देना है, जहां हमें ध्यान लगाना है, वो है हमारे सेक्शन ए और सेक्शन बी वाले स्पेशली। सो जहां पर भी जरूरत होगी वहां डायग्राम्स को मेंशन किया जाएगा। सो हियर वी हैव अ सेक्शन A learners. So first question we have, why does endosperm development precede embryo development? भाई क्यों जो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट है वो प्रिसीड करता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट को? क्या होता है इसके अंदर? भाई जानते हैं आप, जो सेल्स होती हैं एंडोस्पर्म्स की, वो फिल्ड होती हैं कुछ रिजर्व फूड मटेरियल के साथ, है ना? जो हमारी जो सेल्स हैं, किसकी सेल्स? जो सेल्स हैं एंडोस्पर्म की, वो फिल्ड होती हैं रिजर्व फूड मटेरियल के साथ, और वो यूज करता है उसको अपने न्यूट्रिशन के लिए, राइट? सो यही रीजन है इसका कि वो आगे डेवलप करने में हेल्प करता है एम्ब्रियो को। सो द सेल्स ऑफ एंडोस्पर्म आर फिल्ड विद रिजर्व फूड मटेरियल। पहले से ही उसके पास फूड रिजर्व होता है, स्टोर होता है, जिसको वो आगे अपने डेवलपमेंट में यूज करता है, राइट? तो फर्स्ट क्वेश्चन है, 1 नंबर का है, डायरेक्ट क्वेश्चन है यार, राइट? बहुत इजीली आपको मिल जाएगा, ये एनसीईआरटी में डायरेक्ट लाइंस हैं इसकी। सो सेल्स जो होगा, क्या हुआ इसका आंसर हमारा? सिंपली द सेल्स ऑफ एंडोस्पर्म्स आर फिल्ड विद food materials and are used for the nutrition of the developing embryo, right? So let's move to the next question. So the next question we have, how many meiotic divisions are required to produce 76 seeds in a guava fruit? मतलब कितने meiotic division की रिक्वायरमेंट है हमें 76 सीड्स को, 76 सीड्स को प्रोड्यूस करने के लिए? तो भाई meiotic की हम तो कंडीशन जानते हैं यहाँ पे। सो 1 meiotic डिवीजन जो है मेगास्पोर मदर सेल में लीड करेगा फॉर्मेशन ऑफ 1 एग को लीड करेगा वो, राइट? प्रोड्यूस करने में कितने को प्रोड्यूस करेगा वो? 1 को, ठीक है? सो क्या होगा यहाँ पे कि जो हमारा meiotic डिवीजन है, 1 meiotic डिवीजन, वी नो दैट कि वो लीड करता है 1 एग सेल को प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा, है ना? सो अब हम क्या देखेंगे इसमें लर्नर्स? तो मेल में जो 1 meiotic डिवीजन है, यानी एसपीएम का, स्पर्म मदर सेल का, वो फॉर्मेशन करेगा कितने? 4 हिप्लॉइड सेल्स को, 4 गैमेट बनाएगा। यहां पे 1 meiotic डिवीजन में मेगास्पर्म मदर सेल से हर एक से एक बनाएगा। और यहां पर जो डिवीजन होगा मेल के अंदर, वहां से एक, मतलब 4 कितने डिवीजन ऑफ स्पर्म मदर सेल, एसपीएम, फॉर्मेशन ऑफ 4 हैप्लॉइड सेल बनाएगा, राइट? तो कितने हैं? 76। डिवाइड किया, कितने आए? 19, राइट? जब डिवीजन हुआ तो कितने हो गए? यानी कि 76 तो यहां से बने गुआवा में, और 19 बने किससे? मेल से। तो हमने क्या किया? दोनों को ऐड कर दिया सेल्स को। जब दोनों को ऐड किया तो टोटल आंसर कितना आया हमारा? 95 आया। तो दैट मीन्स कि जो टोटल meiotic डिवीजन रिक्वायर्ड है लर्नर्स एक गुआवा फ्रूट में, उसके सीड में, वो कितना है टोटल?
95 डिवीजन रिक्वायर्ड है, राइट। सो 1 मेयोटिक डिवीजन से हमने इसका निकाला एंड देन मेल में निकाला। 1 मार्क का है, इसके जगह कोई और भी हो सकता है, इसी तरह से सॉल्व करेंगे अगर चाहे कोई और भी आ जाए तो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हियर वी हैव, हाउ डज पॉलिनेशन टेक्स प्लेस इन वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली। कैसे इसके अंदर टेक्स प्लेस होगा वाटर हाइसिंथ। पढ़ा है टेरर ऑफ बंगाल, वाटर हाइसिंथ को कहते हैं, बिल्कुल। सो वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली जो है इसके अंदर किस तरह से होगा पॉलिनेटेड, पॉलिनेशन कैसे होगा। आपने देखा है कि ये जो प्लांट्स होते हैं, राइट, ये पानी में रहने वाले हैं, यानी जो पानी के अंदर मिलेंगे वही तो प्लांट्स हैं ये। अब लेकिन ये जो होते हैं ये वाटर जो पानी की सरफेस से ऊपर की तरफ होते हैं, है ना, जो इनका जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो तो ऊपर की तरफ है ना, पानी की सतह से ऊपर रहेगा। सो इनके अंदर किस तरह से होगा पॉलिनेशन, बाय इंसेक्ट्स के थ्रू हो सकता है, इंसेक्ट्स के थ्रू, या फिर बाय विंड हो सकता है। तो हम कह सकते हैं आंसर में, बिल्कुल। सो हाउ डज पॉलिनेशन टेक प्लेस इन वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली। पानी की सरफेस से ऊपर की तरफ देखेंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, नहीं सर उसमें तो जोस्टेरा और सी ग्रास का भी एग्जाम्पल है, हमने एनसीईआरटी में पढ़ा है। भाई पढ़ो जाके, वो अलग है। ये दोनों ऊपर सरफेस पे रहता है, इनका जो पार्ट है, जो गैमेट्स हैं, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो ऊपर की तरफ रहता है। सो हाउ डज पॉलिनेशन टेक्स प्लेस इन दिस, इन वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली द फ्लावर इमर्ज अबव द लेवल ऑफ वाटर। एंड जो पॉलिनेटेड होते हैं, यानी कि जो एजेंट्स हैं यहां पे करने वाले पॉलिनेशन को, वो एजेंट्स किसके थ्रू होगा, इंसेक्ट्स के थ्रू हो सकता है, राइट, या फिर विंड्स के थ्रू हो सकता है। मोस्ट ऑफ दी लैंड, एज इन जैसे कि ज्यादातर हमें लैंड्स प्लांट के अंदर में देखने को मिलता है, उसी तरह से इनके अंदर भी हो सकता है, राइट। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेम द ग्लैंड्स दैट कंट्रीब्यूट टू ह्यूमन सेमिनल प्लाज्मा। ह्यूमन सेमिनल प्लाज्मा में कौन कौन सी ग्लैंड अपना कंट्रीब्यूशन देती हैं। नेम द ग्लैंड्स दैट कंट्रीब्यूट टू ह्यूमन सेमिनल प्लाज्मा। कौन कौन सी ग्लैंड्स पढ़ते हैं भाई। एक तो आप पढ़ते हो प्रोस्टेट ग्लैंड, है ना। दूसरी आप पढ़ते हो उसके अंदर सेमिनल वेसिकल्स के बारे में। और कौन सी पढ़ते हैं हम लोग, सेमिनल वेसिकल, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, है ना, बल्बो यूरेथ्रल, जिसको हम लोग, हाँ जानता हूं, क्या बोल रहे हो, कार्पर्स ग्लैंड, हाँ बिल्कुल वही, उसको हम लोग कार्पर्स ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, राइट। तो अब सवाल ये है कि अच्छा इसके कितने नंबर्स होते हैं, कौन सी पेयर में प्रेजेंट होती है, कौन सी सिंगल है, ये भी थोड़ा सा बता दो फिर, राइट। सो प्रोस्टेट ग्लैंड जो है आपको वो एक सिंगल देखने को मिलती है, 1, है ना। तो कैसे देखने को मिलती है, ये 1 देखने में मिलती है। सेमिनल वेसिकल कैसी होती है, सेमिनल वेसिकल जो है हमारी, सेमिनल वेसिकल का एक पेयर हमें देखने को मिलता है ना। और दूसरा जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है हमारी, ये भी कैसे मिलती है, पेयर में देखने को मिलती है, यानी सिंगल पेयर हमें देखने को मिलता है। हो सकता है कि आपसे इसका नंबर भी पूछ ले कि कौन कितनी प्रेजेंट होती है, क्या कोई सिंगल प्रेजेंट होती है या फिर कोई पेयर में प्रेजेंट होती है, तो ये भी पता होना चाहिए ना बच्चों हमें, राइट। सो प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, या फिर इसको हम लोग काउपर्स ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, है ना। ये नाम भी तो लिख सकते हो आप लोग, या फिर आ सकता है काउपर्स ग्लैंड, राइट, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो ये हो गया हमारा इसमें ये थर्ड क्वेश्चन। चलो चलिए लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओहो हो मेंडल साहब, जेनेटिक्स, इंटरेस्टिंग, मजेदार, राइट। सो स्नैपड्रैगन प्लांट आ गया होगा दिमाग में कि कहां क्या शो कर रहा है ये स्नैपड्रैगन प्लांट। तो मेंडल्स को तो पढ़ा ही है यार सबने, है ना। तो मेंडल आपके कुछ जो मेंडेलियन पीरियड था, यानी कि पोस्ट मेंडेलियन पीरियड, ये तो मुझे कहीं वहां से देखने को मिल रहा है। एक था मेंडेलियन पीरियड, एक था प्री मेंडेलियन पीरियड, मेंडेलियन पीरियड एंड देन पोस्ट मेंडेलियन पीरियड, राइट। सो अब तो आप ये कह रहे होंगे सर ये तो मेंडल साहब के बाद की कहानी है। सो अ स्नैपड्रैगन प्लांट विद वायलेट फ्लावर्स was crossed with another such plant with white flower। अच्छा, व्हाइट फ्लावर को क्रॉस किया किसके साथ, with another such plant with white flowers। The F1 progeny obtained had pink flowers
एक्सप्लेन इन ब्रीफ द इनहेरिटेंस पैटर्न सीन इन ऑफस्प्रिंग ऑफ F1 जनरेशन। एक एक वर्ड को तोड़ते हैं। स्नैपड्रैगन है, क्या क्या है हमारे पास यहाँ पे, वायलेट फ्लावर, ठीक है। दूसरा कौन सा है हमारे पास यहाँ पे, विद अनदर क्रॉस विद व्हाइट फ्लावर। देखो व्हाइट तो ऑलरेडी व्हाइट ही है, चलो इसको हम येलो दे देते हैं, राइट। सो ये हो गया हमारे पास व्हाइट फ्लावर। सो द F1 प्रोजेनी, अब क्या आया हमारे पास यहाँ पे, F1 प्रोजेनी जो आए हैं इसके ऑब्टेन हैड पिंक फ्लावर्स। इसके पास हमारे कैसे आए हैं, सारे पिंक फ्लावर्स हमें देखने को मिले हैं, पिंक फ्लावर्स। तो अब एक्सप्लेन करना है हमें ब्रीफ, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना, ब्रीफली बताना है। 1 मार्क का क्वेश्चन यार, टाइम क्यों वेस्ट करना, सीधा मार्क्स चाहिए हमें, तो 1 नंबर चाहिए पूरा, ठीक है। तो बहुत ज्यादा हमें कहानी नहीं लिखनी, यहाँ पे डायरेक्ट बताना है हमें, राइट। सो इनहेरिटेंस कैसा होगा यहाँ पे, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। इनहेरिटेंस कैसा होगा, जानते हो ना, क्रॉस कराया था, है ना। अब जो एनसीईआरटी में है थोड़ा सा वो वाला डिस्कस करूं, कैसे किया था आपने, रेड रेड था, है ना, और उसके साथ जो आपने एग्जाम्पल देखा उसमें क्या देखा, वो क्या देखा था, इनकम्प्लीट इनहेरिटेंस का एग्जांपल देखा था हमने, कि जब हमने रेड और व्हाइट को क्रॉस कराया था, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहीं ना कहीं मेंडल के एक्सेप्शनल केस में से एक था, है ना। या फिर हम कहें कि जो उन्होंने कहा था कि भाई F1 जनरेशन में हमारे जो है कोई ना कोई एक कैरेक्टर पेरेंट के एक्सप्रेस करेंगे ही करेंगे, लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जब हमने मिराबिलिस जलापा 4 o'clock प्लांट को क्रॉस कराया था, व्हाइट फ्लावर, रेड और व्हाइट फ्लावर को, तो हमें कैसी जनरेशन, F1 जनरेशन कैसे दिखी, पिंक कलर की, ना रेड आई ना व्हाइट आई, गई कहां, यही था इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यही हमें इसमें देखने को मिलेगा, राइट। सो क्या होगा आंसर, डायरेक्ट आंसर पे आते, क्योंकि हमें ब्रीफ डिस्कस करना है ना, वहां पे हमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए उसकी, लर्नर्स। सो ये कैसा हो गया हमारा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो गया ये हमारा। So in this new intermediate phenotype between the two original phenotypes is obtained, one allele or a specific trait is not completely expressed over the other allele for the same trait, है ना। So क्या कह रहे हैं ये, न्यू इंटरमीडिएट फिनोटाइप बिटवीन द टू ओरिजिनल फिनोटाइप। तो जो ओरिजिनल फिनोटाइप है उन्हीं के जो एलिल्स है उन्हीं के बीच की एलिल बनी, दोनों में से किसी एक ने डोमिनेट नहीं किया। सो राइट, ये चीज आपको ध्यान रखनी है इसमें, सिंपल इनकम्प्लीट डोमिनेंस इतना ही बताना था हमें, क्रॉस नहीं करना है इसमें, इसलिए मैंने क्रॉस छोड़ दिया। वो क्रॉस जानते हैं ना आप लोग, सीधा सीधा दोनों में से कोई भी एक्सप्रेस नहीं करेगा, दोनों के बीच का कैरेक्टर आएगा। ऐसे और भी एनिमल्स में हमें देखने को मिलते हैं ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस, बहुत सारी चीजों में देखने को मिलती है, करेंगे डिस्कस, आएंगे धीरे धीरे उस पर भी आएंगे, ये तो पेपर पे आते हैं अभी। सो लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन एन्यूप्लॉइडी एंड द पॉलीप्लॉइडी, चैप्टर 5, राइट, डिसऑर्डर्स। तो अब एन्यूप्लॉइडी और ये जो है क्या है, आपकी क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी है, राइट। तो डिलीशन होने की वजह से या फिर डुप्लीकेशन होने की वजह से वन और मोर क्रोमोसोम जो है गेन हो जाते हैं या फिर लॉस्ट हो जाते हैं। उन क्रोमोसोम्स के लॉस्ट या गेन होने की वजह से ये एन्यूप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी देखने को हमें मिलती है, राइट। पॉलीप्लॉइडी जानते हैं हम, ज्यादातर जो पॉलीप्लॉइडी है वो हमें प्लांट्स के केसेस में देखने को मिलती है ना। सो इसका सिंपल आंसर क्या हो गया हमारा, कि जो एन्यूप्लॉइडी है वी नो दैट कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है, क्रोमोसोमल के में अंदर एबनॉर्मेलिटी आना, जिसके में वन और मोर क्रोमोसोम या तो गेन होंगे या फिर लॉस्ट होंगे। वन और मोर क्रोमोसोम पढ़ा है ना, लाइक 2n -1, 2n 1, राइट, 2n -2, 2n +2। तो ये सब हमें उसमें एबनॉर्मेलिटी जो है वो देखने को मिलती है। तो गेन और लॉस्ट, व्हाट इज लर्नर हियर, द क्रोमोसोम्स आर गेन और लॉस्ट। सो पॉलीप्लॉइडी इज व्हेन एन एंटायर एक्स्ट्रा सेट ऑफ क्रोमोसोम, ये तो होगी बात एन्यूप्लॉइडी की। पॉलीप्लॉइडी क्या होगा, जब पूरा सेट जो होगा क्रोमोसोम का, एंटायर एक्स्ट्रा सेट ऑफ क्रोमोसोम इज एडेड, या तो इट मे बी ट्राइप्लॉइड या फिर वो टेट्राप्लॉइड की फॉर्म में हमें देखने को मिलेगा। ज्यादातर मैंने बताया कि जो पॉलीप्लॉइडी है ज्यादातर हमें प्लांट्स के केसेस में देखने को मिलती है, ठीक है। सो इसके अंदर एन्यूप्लॉइडी में सिंपल क्या याद रखना है, क्या देखना है हमें, कि जिसमें वन और मोर क्रोमोसोम्स या तो गेन होंगे या फिर लॉस्ट हो जाएंगे। और पॉलीप्लॉइडी में कि पूरा का पूरा जो एंटायर एक्स्ट्रा सेट है क्रोमोसोम का, वो क्या हो जाएगा, वो उसके अंदर
एडेड हो जाएगा, ठीक है। सो ये तो रहा हमारा 1 मार्क का है, इतना ही हम लोग उसके अंदर एक्सप्लेन करेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। सो अनदर जेनेटिक्स, वाओ, predict the effect if the codon UAA coding for an amino acid at the 25th position of polypeptide of 50 amino acids। देखो 25th पोजीशन की बात चल रही है यहाँ पे किसकी बात चल रही है यहाँ पे, देखो कीवर्ड्स पकड़ने। कोडोन्स तो जानते हो ना यार आप लोग, कोडोन्स के बारे में क्या होते हैं, कोडोन्स। सोचिए कोडोन्स क्या होंगे। तो जितने भी टोटल जो है 64 कोडोन्स हमें देखने को मिलते हैं, वी नो वेरी वेल, है ना। अब 64 कोडोन्स में से 61 हमारे हो गए फंक्शनल, और जिसमें कि 3 कोडोन्स की जब आप बात करते हैं तो वो है हमारे स्टॉप कोडोन, यानी जो उस प्रोसेसिंग को, उन अमीनो एसिड्स की प्रोसेसिंग को स्टॉप कर दे आगे बढ़ने से। यहां क्वेश्चन जो इंटरेस्टिंग बनाया है इन्होंने, वो बनाया है कि 50 अमीनो एसिड्स की चेन देके हमें 50 अमीनो एसिड्स बोल दिए। अब 50 अमीनो एसिड्स में से लर्नर अगर 25th पोजीशन वाला जो पॉलीपेप्टाइड है वो म्यूटेड हो गया, यानी कि यूएए, और आप जानते हो यूएए इज अ स्टॉप कोडॉन, है ना। जानते हैं हम लोग कि जो यूएए है हमारा, वो कैसा कोडॉन है, वो हमारा स्टॉप कोडॉन है। सो ऐसे में क्या होगा, अगर हम उसमें से एक हटा दें कि द प्रिडिक्ट द इफेक्ट इफ द कोडॉन यूएए कोडिंग फॉर अमीनो एसिड एट द 25th पोजीशन इज म्यूटेटेड टू यूएए, राइट। सो अब इसमें क्या होगा बताइए जरा, यूएए कैसे करेगा, हम क्या करेंगे, क्या होगा इसमें, पॉइंट म्यूटेटेड, सिंपल वर्ड्स, सीधा क्या हुआ, पॉइंट म्यूटेशन हमें देखने को मिला इसमें। सो और वो हमें जो प्रोटीन फॉर्मेशन है यहाँ पे वो स्टॉप हो जाएगी। तो इसका मतलब 25th पोजीशन पे से अगर एक वो हट गया तो आंसर क्या हुआ, 50 अमीनो एसिड्स की चेन में से अगर वो इस पे से एक हट गया तो क्या होगा, तो आंसर कितना आएगा। सो आंसर आप समझ ही गए होंगे कि आंसर जो होगा वो हमारा क्या होगा, 24 अमीनो एसिड विल बी फॉर्म एज यूएए इज अ स्टॉप कोडॉन। एक हमने हटा दिया ना उस चेन में से, 50 अमीनो एसिड्स की चेन है, 25th पे रिप्लेस हुआ, चेंज हुआ, एक स्टॉप कोडॉन है, तो एक कम कर दो, कितना हुआ 24, राइट। सो 24 अमीनो एसिड्स विल बी फॉर्म एज यूएए इज अ स्टॉप कोडॉन व्हिच विल प्रिवेंट फर्दर ट्रांसलेशन। तो वो क्या करेगा, 25th कोडॉन पे आप जानते हैं यूएयू कोडिंग फॉर टायरोसिन, राइट, और तो टायरोसिन एक पॉइंट म्यूटेटेड टू यूएए एंड व्हिच इज स्टॉप कोडॉन, और स्टॉप कोडॉन होने की वजह से वो आगे की जो प्रोसेसिंग है हमारी, जो प्रोटीन की फॉर्मेशन प्रोसेस है, वो यहां पर आकर स्टॉप हो जाएगी। सो इसलिए हमने क्या बोला यहाँ पे कि जब प्रिवेंट फर्दर, विच विल प्रिवेंट फर्दर ट्रांसलेशन की प्रोसेस रुक जाएगी। तो आंसर क्या हुआ यहाँ पे हमारा 24 हुआ। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रो इंसुलिन एंड मैच्योर इंसुलिन। जानते हैं प्रो इंसुलिन और मैच्योर इंसुलिन में हमें क्या चीजें देखने को मिलती हैं, एक ही डिफरेंस है। जब आप उसके अंदर देखेंगे तो प्रो इंसुलिन जो कंटेन करता है वो एक एक्स्ट्रा स्ट्रेच कंटेन करता है सी पेप्टाइड की। आपको ये देखने को मिलेगा हमारी जो यूनिट है बायोटेक्नोलॉजी की, वहां से क्वेश्चन है ये। सो प्रो इंसुलिन कंटेन कर रहा है हमारा एक्स्ट्रा स्ट्रेच विच इज कॉल्ड सी पेप्टाइड, राइट, विच इज कॉल्ड सी पेप्टाइड which is not present in the mature insulin। सिंपल सा डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, तो इसमें कोई वो नहीं, क्योंकि एक चेन उसमें से एक जो पार्ट हम उसको वो हट जाता है, तो मैच्योर इंसुलिन में से जो कि सी पेप्टाइड प्रेजेंट नहीं होता मैच्योर इंसुलिन के अंदर। डायरेक्ट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, नेम द कॉमनली यूज्ड वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन्स इनटू हायर ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 हमें, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि नेम कॉमनली यूज वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन्स इनटू हायर ऑर्गेनिज्म। देखिए क्लोनिंग जीन के अंदर कौन कौन से वेक्टर हमारे यूज होते हैं, यहां पर उनकी बात की गई है। तो कौन कौन से होते हैं भाई क्लोनिंग जीन के अंदर हमारे वेक्टर यूज, बताइए बताइए बताइए, जल्दी 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 सोचिए। नेम कॉमनली यूज वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन्स इनटू हायर ऑर्गेनिज्म। कौन से हो गए हमारे, रेट्रोवायरस, एडिनोवायरस और टुबेकोमोज़ेक वायरस, राइट। सो जो इनटू हायर, नेम द कॉमनली यूज्ड वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन इनटू हायर ऑर्गेनिज्म, तो वो हो गए हमारे
रेट्रोवायरस, टोबैकोमोज़ेक वायरस और पेपिलोमा वायरस भी है एक, राइट। तो क्वेश्चन समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पे, क्लोनिंग एजेंट इनटू हायर ऑर्गेनिज्म, राइट। हायर ऑर्गेनिज्म के लिए बात कर रहे हैं, तो वो हमारे टीएमवी जो है और ये जो है उसके अंदर हम रेट्रोवायरस जो है वो उनका इस्तेमाल करते हैं या यूज करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 10 and here we are discussing about which of the three forests. So here we have a three forests. The one is a temperate, other one is a mangroves, and the tropical evergreen is more vulnerable to invasion. बहुत ज्यादा vulnerable है to invasion by outside. मतलब ज्यादातर जो है यहाँ पे इनमें से कौन से फॉरेस्ट ऐसे होगा जहां पर जो आउटसाइड एनिमल्स और प्लांट्स हैं, जो आउटसाइडर एनिमल्स और जो प्लांट्स हैं, यानी कि तीन नाम दिए यहां पे, वर्ड्स को कैप करना है यहां पे, वनरेबल, इन्वेजन, टेम्परेट, मैंग्रोव, ट्रॉपिकल, राइट। सो ऐसे कौन से इनमें से फॉरेस्ट है जो सबसे ज्यादा आउटसाइडर जो स्पीशीज होते हैं एनिमल्स की या प्लांट्स की, वो जा उनके लिए मतलब वो आते हैं यहां पर, उनपे आक्रमण करते हैं, इन्वेजन करते हैं उनपे और आके रहते हैं, हम ये कह सकते हैं, उन रिसोर्सेस का इस्तेमाल करते हैं। तो भाई ये करने के लिए हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि टेम्परेट, मैंग्रोव और ट्रॉपिकल रीजन में डिफरेंस क्या है। तो टेम्परेट रीजन जो होते हैं, बेसिकली टेम्परेट रीजन जो नंबर 1 पे लिखा हुआ है यहाँ पे, इन टेम्परेट रीजन्स के अंदर जो वाटर है, देयर लैक ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं है। डाइवर्सिटी की अगर मैं बात करूं इन टेम्परेट में, तो डाइवर्सिटी भी इनके कंपैरिजन में लो है टेम्परेट में, राइट। लो डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी हो गई, वाटर हो गया, प्लांट्स जो होते हैं वो लेस डेवलप होते हैं इन टेम्परेट रीजन्स के अंदर, लेस डेवलप होते हैं। दूसरी बात करते हैं मैंग्रोव्स के बारे में। तो टेम्परेट के अंदर क्या क्या हो गया, टेम्परेट में हमें देखने को मिल रहा है, टेम्परेट में क्या क्या मिल रहा है, जो टेम्परेट रीजन है हमारा नंबर 1, इसमें हमें लेस प्लांट्स डेवलप, ठीक है, लेस प्लांट्स डेवलप, लेस प्लांट्स डेवलप। दूसरा मैंने क्या बोला कि यहां पर लेस डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है, डाइवर्सिटी लेस है, ज्यादा स्पीशीज नहीं है, ठीक है, डाइवर्सिटी लेस है, लेस डाइवर्सिटी है। और क्या बोला मैंने, वाटर भी जो है वो लेस है। मैंग्रोव्स की अगर मैं बात करूं, मैंग्रोव्स में आपको एक, मैंग्रोव्स कैसे रीजन हो गए, मैंग्रोव्स जो है हमारे ये होते हैं साहब हिली रीजन, वी कैन से दैट कि दे आर हिली रीजन्स, है ना, हिली रीजन्स हो गए। तो इन हिली रीजन्स में आप बताइए, आप हिली रीजन्स में देखते हैं तो आपको क्या क्या देखने को मिलता है, टेम्परेचर वेरिएशन भी ज्यादा देखने को मिलेगी, ज्यादा कोल्डर क्लाइमेट भी देखने को मिल सकता है हमें बहुत ज्यादा, है ना, कई हिली रीजन्स के अंदर। और क्या होगा कि जो इन टेम्परेचर वेरिएशन के अलावा जो एटमॉस्फेरिक जो ऑक्सीजन लेवल है, जैसे जैसे आप हिल पे जाने लगेंगे तो एटमॉस्फेरिक जो ऑक्सीजन लेवल है वो भी डाउन होने लगेगा, है ना, पीक पे जब हम जाते हैं। सो ऐसे में कोई प्लांट या एनिमल वहां पे क्यों जाना चाहेगा, राइट, कोई भी वहां पे जाके क्यों रहना चाहेगा। तो मैंग्रोव्स में हमें ये चीजें देखने को मिलती हैं। तो एक तो हिली रीजन हो गई है, दूसरा हम क्या कह रहे हैं कि जो O2 लेवल है, एटमॉस्फेरिक O2 लेवल है, वो थोड़ा सा कम होता है इनके कंपैरिजन में। और फिर आती है, और जब O2 नहीं बनेगी तो आप जानते हैं कि यहाँ पे जो आरबीसी का प्रोडक्शन होगा बॉडी में वो भी एनिमल्स की कम होने लगेगा। तो दूसरा हम देखते हैं यहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। भाई ट्रॉपिकल जो रीजन है हमारे कैसे है वो, लाइक डाइवर्सिटी जो रहेगी ट्रॉपिकल के अंदर, कैसी रहेगी डाइवर्सिटी, ट्रॉपिकल रीजन्स में हमें जो डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, कैसी मिलेगी डाइवर्सिटी, बहुत बढ़िया, हाई डाइवर्सिटी, खूब सारे, अमेज़न रेन फॉरेस्ट जैसे हाई डाइवर्सिटी है, राइट। एनवायरमेंट जो है वो एनिमल्स के लिए बढ़िया है ना, एनिमल्स के लिए बढ़िया एनवायरमेंट है, प्लांट्स के लिए बढ़िया एनवायरमेंट है, और रेन भी अच्छी है। सो कहां जाना चाहेंगे वो, इसी में ना तो वो लेस प्लांट डेवलप में जाना चाहेंगे, जो अटैक करना चाहेंगे, इन्वेजन करना चाहेंगे, एनिमल्स और प्लांट आना चाहेंगे, बाकी के लेस डाइवर्सिटी होगी, यहाँ पे भी नहीं आना चाहेंगे, हिली रीजन जहां पे ऑक्सीजन लेवल कम है, एनिमल्स वहां पे नहीं। तो कहां ज्यादा जो ट्रॉपिकल जो है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन जो है वो उनके लिए बेस्ट रहेंगे। तो इसमें हमारा जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इसका करेक्ट आंसर है।
right? So let's move towards the next question. So next question here we have, which is assertion and reason. So assertion और reason में देखते हैं बॉस, अब हमें इसके अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा. आइए let's start assertion reason. So assertion क्या है हमारे पास यहाँ पे? The assertion we have, primary transcripts in eukaryotes are non-functional. Primary transcripts in eukaryotes are non-functional. Reason क्या है? Methyl guanosine triphosphate is attached to 5' end of HNRNA. तो because the presence of, ये क्या है इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे कि जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट्स है यूकैरियोट्स में वो नॉन फंक्शनल होते हैं. सही है, बिल्कुल ठीक है ना, कि जो हमारे जितने भी जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट्स होते हैं यूकैरियोट्स में वो कैसे होते हैं? नॉन फंक्शनल होते हैं. रीजन क्या है, क्यों होते हैं नॉन फंक्शनल? सोचिए क्या रीजन है? रीजन है क्योंकि इंट्रॉन्स और जो एक्सॉन्स होते हैं वहां प्रेजेंट होते हैं, आपने देखे हैं. तो इसलिए जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट्स होते हैं इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स की प्रेजेंस की वजह से वो कैसे होते हैं? नॉन फंक्शनल बनाए जाते हैं. रीजन क्या है? रीजन देखिए, मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इज अटैच्ड टू 5' एंड ऑफ HNRNA. क्या है इसका, क्या देखने को मिल रहा है हमें कि बिल्कुल जो मिथाइल गुआनोसाइन ट्रांसफॉस्फेट है अटैच्ड है किस पे? एंड ऑफ HNRNA के साथ. तो इसमें ये भी ठीक है बिल्कुल, है ना, वैसे ही होता है बिल्कुल. आप देखेंगे इसमें चैप्टर 6 में NCERT में, तो हमें वहां पे ये देखने को मिलेगा बिल्कुल. राइट, हमें देखने को मिलेगा. सो बोथ असर्शन और रीजन ट्रू है, यहाँ पे दोनों ट्रू है. और रीजन भी एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की, या फिर बोथ असर्शन रीजन ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. Assertion is true but reason is false. लेकिन C और D तो नहीं है. तो आंसर हमारा किसमें से होगा? A या फिर B में से होगा कि भाई जो B हमारा करेक्ट आंसर है. both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion, right? Okay, so here we have another question, assertion, question number 12. so assertion है यहाँ पर कि E. coli having PBR 322 with DNA insert at BAM-H1 site cannot grow in a medium containing tetracycline. नहीं होगा क्योंकि उसी का tetracycline present होता है वहां पे. तो tetracycline E. coli having its site cannot grow. क्यों grow करेगा जब already वहां पे contain होता है? आप देखेंगे चैप्टर 11 में और हम यहाँ डिस्कस करेंगे उसको डायग्राम को. तो वो नहीं है, वहां पे टेट्रासाइलिन कंटेन कर रहा है वो. तो टेट्रासाइलिन जब प्रेजेंट है तो वो उसको ग्रो नहीं करने देगा. राइट, बिल्कुल ट्रू है. सो रीजन क्या है? रिकॉग्निशन साइट फॉर BAM-H1 इज प्रेजेंट इन टेट्रासाइलिन रीजन ऑफ PBR 32. बिल्कुल ठीक है, रीजन भी एकदम करेक्ट है असर्शन को लेके कि जो रिकॉग्निशन साइट है BAM-H1 की वो प्रेजेंट है कहां पे? इन टेट्रासाइलिन रीजन में. बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि असर्शन करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और रीजन जो है वो बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसकी? इस assertion की. राइट, सो बोथ assertion and reason are true and the reason is the correct explanation of the assertion. करेक्ट है एकदम. डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है ये, और आप इसका डायग्राम देख सकते हैं चैप्टर 11 के अंदर. सो हियर वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 का जो assertion है, a community with more species is more stable. राइट, क्या कहते हैं ये कि जो कम्युनिटी है किसी कम्युनिटी विद मोर स्पीशीज, अ कम्युनिटी विद मोर स्पीशीज इज मोर स्टेबल, मोर स्पीशीज मोर स्टेबल देन दैट विद लेस स्पीशीज. मतलब जितनी ज्यादा स्पीशीज होंगी उतना ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी देन दैट विद लेस स्पीशीज. जहां लेस स्पीशीज हैं वहां कम स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी. ये भी ठीक है. रीजन, मोर द नंबर ऑफ स्पीशीज लेसर द वेरिएशन. जितनी ज्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज देखने को मिलेंगी उतनी ही वेरिएशन लेस होगी इन द टोटल बायोमास प्रोडक्शन ईयर आफ्टर ईयर. देखिए कोई कम्युनिटी है, कम्युनिटी कैसी हो गई जहां पर सेम टाइप ऑफ स्पीशीज हमें देखने को मिल रही है, सेम टाइप की स्पीशीज देखने को मिल रही है. तो जब वहां सेम टाइप की स्पीशीज होंगी तो वो ज्यादा स्टेबिलिटी रहेगी. क्यों? क्योंकि अब सपोज मान लीजिए कि वहां ना तो उनके फूड को लेकर या किसी अदर रिसोर्सेज को लेकर उनके बीच में कोई झगड़ा होगा, एक जैसे स्पीशीज हैं सारी. अब अगर मान लीजिए कि उस रीजन में
बाहर से कोई स्पीशीज आती है और वो फूड को लेके या रिसोर्सेज को लेके उनके साथ फाइट करती है तो स्टेबिलिटी कम रहेगी, राइट। लेकिन जब सारी एक जैसी स्पीशीज हैं और सबका बिहेवियरल पैटर्न भी एक जैसा होगा, अब सबकी अडेप्टेशन भी एक जैसी है, तो कोई फाइट ही नहीं है किसी के बीच में रिसोर्सेज को लेके या फिर किसी भी फूड रिसोर्स को लेके या किसी अदर रिसोर्स को लेके, तो उनके अंदर मोर स्पीशीज मोर स्टेबल, कम्युनिटी विद मोर स्पीशीज, जितनी ज्यादा एक जैसे स्पीशीज हैं उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी है देन दैट विद लेस स्पीशीज। ठीक है रीजन। सो मोर द नंबर ऑफ स्पीशीज लेसर द वेरिएशन, जितनी ज्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज एक जैसी होंगी, बाहर से कोई आ नहीं रहा, तो जितनी ज्यादा एक जैसी स्पीशीज होंगी उतना ही कम लेसर वेरिएशन हमें देखने को मिलेगी टोटल बायोमास प्रोडक्शन के अंदर हमें थ्रू आउट द ईयर। तो टोटल जितना भी प्रोडक्शन होगा थ्रू आउट द ईयर स्पीशीज का, उनके अंदर बहुत कम वेरिएशंस देखने को मिलेंगी हमें। रीजन क्या है उसका? क्योंकि स्पीशीज जो है यहां पर कैसा है उनके बीच में, दे आर स्टेबल है भाई, एक राइट। सो इसमें क्या देखने को मिलेगा हमें? सो आंसर क्या है कि हमें आंसर से पहले कि भाई हमें जो है इनमें ज्यादा कंपटीशन देखने को नहीं मिल रहा, नो कंपटीशन। और सो लार्ज द बायोमास प्रोडक्शन, हम ये कह सकते हैं कि अगर कंपटीशन कम है एक जैसे होने की वजह से, सो बायोमास प्रोडक्शन कैसा हो गया? ज्यादा हो गया। सो बोथ द assertion and reason are true and the reason is the correct explanation of the assertion. Both assertion and reason are true, but the reason is not the correct explanation of the assertion. Assertion is true but reason is false. Both assertion and reason are true. So what is the correct answer here? We have both the assertion and reason are true, और reason जो है उसका correct explanation है, reason is the correct explanation of the assertion. So here we have the right answer of this question. ओके, सो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन की। बहुत बढ़िया क्वेश्चन और बहुत, जिसने एनसीईआरटी की लाइंस अच्छे से पढ़ेंगे अगर आप लोग, मैं पढ़ाऊंगा, मैं बताऊंगा कैसे पढ़नी है आपको लाइन एक एक एनसीईआरटी की, राइट। सो अगर आपने एनसीईआरटी की लाइन अच्छे से पढ़ी है तभी आप इन असर्शंस रीजन वाले क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये डीप लाइंस में से कई क्वेश्चंस निकाले गए हैं असर्शन और रीजन के, स्पेशली ये वाला क्वेश्चन भी। सो Ophrys, an ophrys, one petal of the flower bear an uncanny resemble to the female bee। देखिए ऑर्किड आपने पढ़ा, ये उसी से ये क्वेश्चन है एक। और ऑफ्रिस जो होता है, ऑफ्रिस कैसा होता है ये कह रहे हैं सेशन में कि ऑफ्रिस वन पेटल, एक पेटल जो है ऑफ्रिस वन पेटल ऑफ द फ्लावर, वन पेटल ऑफ द फ्लावर bears an uncanny resemblance to the female bee। कैसा दिख रहा है वो? uncanny resemblance to the female bee। देखिए कैसा दिख रहा है ये फीमेल बी की तरह दिख रहा है हमें, इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा दिख रहा है, कैसा अपीयर हो रहा है हमें फीमेल बी की तरह। सो वो कहते हैं, ये तो हो गया assertion, ठीक है, करेक्ट। सो रीजन, टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कंपीटिंग फॉर द सेम रिसोर्स कैन कोएग्जिस्ट साइमल्टेनियसली। क्या कह रहा है ये कि जो दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज हैं, कंपीटिंग फॉर द सेम रिसोर्स कैन कोएग्जिस्ट साइमल्टेनियसली। लेकिन हम क्या पढ़ते हैं, हम इसके अंदर देखते हैं कि ये एक तरीके से कंपटीशन तो शो कर ही रहा है, लेकिन आप दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कंपीटिंग फॉर द सेम रिसोर्सेज कैन नॉट कोएग्जिस्ट। ये कहीं लाइन याद है कि टू कंप्लीटली या टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कंपीटिंग फॉर द सेम रिसोर्स कैन नॉट कोएग्जिस्ट साइमल्टेनियसली। याद आ रहा है कुछ? कौन कहता है? गॉसलो कहता है। गॉसलो क्या कहता है कि दो जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज हैं वो आपस में क्या नहीं कर सकती, पढ़ेगा एनसीईआरटी में। तो वो क्या कहता है कि दो क्लोजली रहने वाली जो स्पीशीज है, टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कंपीटिंग फॉर द सेम रिसोर्स कैन नॉट कोएग्जिस्ट साइमल्टेनियसली। कंपटीशन आ गया ना, खुद को जीने के लिए, खुद को बचाने के लिए, तो एक दूसरे से कंपीट तो करेगी ना। तो अगर जो कोई दो स्पीशीज हैं, टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कंपीटिंग फॉर द सेम रिसोर्स कैन नॉट कोएग्जिस्ट साइमल्टेनियसली, साथ में साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो क्या ये फॉलो करता है गॉस लॉ को? गॉस लॉ को फॉलो नहीं करता, राइट। ये गॉस लॉ को फॉलो नहीं कर रहा। तो असर्शन तो हमारा यहाँ पे ट्रू है,
है ना, कि ये रिजेंबल हो रहा, अनकैनी रिजेंबलेंस टू द फीमेल भी ट्रू है, लेकिन हमारा जो रीजन है वो गॉस लॉ को फॉलो नहीं करता है ना, उसके अकॉर्डिंगली नहीं है, तो ये कैसा रहेगा हमारा फॉल्स रहेगा इसके अकॉर्डिंग। तो हम क्या कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं इसमें कि असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स। असर्शन जो है यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट है एकदम, लेकिन जो रीजन है उसका वो कैसा है, फॉल्स स्टेटमेंट है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हियर वी हैव द प्रेजेंस ऑफ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। द प्रेजेंस ऑफ ड्रैगन फ्लाइज कैन रिवील द चेंजेस, द प्रेजेंस ऑफ ड्रैगन फ्लाइज कैन रिवील द चेंजेस इन वाटर इकोसिस्टम more closely, yeah sorry, more quickly than studying other animals or plants। अच्छा, पहले एक बार इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं, right। So in fact from the nymph to the adult stage the dragonfly has a significant positive ecological impact। कैसा dragonfly का यहां पे एक वर्ड आया जैसे nymph to the adult stage the dragonfly has a significant positive ecological impact। Dragonflies eggs are laid and hatched in or near water। क्या हो रहे हैं, ड्रैगनफ्लाई के जो एग्स हैं वो कहां हो रहे हैं, आर लेड एंड हैज्ड नियर वाटर। कहां हो रहे हैं, हैज्ड इन और नियर वाटर। सो दे लिव्स, जो उनकी लाइफ, जो उनकी जीवन है, दे लिव इम्पैक्ट बोथ वाटर एंड लैंड। देखिए इकोसिस्टम दोनों पे हैं, वो वाटर पे भी हैं और लैंड इकोसिस्टम पे हैं, बट लेकिन हम इनको यहाँ पे एम्फीबियन नहीं कहेंगे। दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या सर हम इनको एम्फीबियन बोल सकते हैं, नहीं भाई नहीं, वो वैसे लिव कर रहे हैं लेकिन वो कंप्लीट उनकी लाइफ साइकिल उस तरह से नहीं है, तो हम इनको एम्फीबियंस नहीं कह रहे। तो वंस हैच्ड, एक बार हैच्ड होते हैं, सो ड्रैगन फ्लाई निम्स कैन ब्रीथ इन द वाटर which enable them to eat mosquito। वाओ इंटरेस्टिंग। तो जब वो एक बार हैच्ड हो जाते हैं, सो ड्रैगन फ्लाई निम्स जो है, ड्रैगन फ्लाई के जो निम्स हैं उनको निम्स बोलते हैं जब वो आगे डेवलप हो रहे हैं। तो निम्स कैन ब्रीथ अंडर वाटर विच एनेबल देम टू ईट मस्कीटो लार्वा। क्या कर रहे हैं, मस्कीटो के लार्वा को ईट कर रहे हैं। सो अदर एक्वेटिक इंसेक्ट्स, मस्कीटो के लार्वा को अदर एक्वेटिक इंसेक्ट्स एंड वॉर्म्स and even small aquatic vertebrates like tadpoles, fishes, small fishes and in the air। अच्छा, उनको भी kill eat करते हैं। So adult dragonflies capture and eat adult mosquito। Community wide mosquito control program that spray insecticides to kill adult mosquito also kill dragonflies। अच्छा, तो अब ये कह रहे हैं कि एक ड्रैगन फ्लाई है, देखिए उन्हें कैन रिवील चेंजेस इन द वाटर इकोसिस्टम मोर क्विकली देन दी स्टडिंग अदर एनिमल्स और प्लांट्स। सो जो निम्फ से लेके उसके एडल्ट स्टेज है ड्रैगन फ्लाई की, एक उसका सिग्निफिकेंट पॉजिटिव इकोलॉजिकल इंपैक्ट पड़ा है उसके हमारे इकोलॉजी के। देखिए उसमें जो क्वेश्चन है आपका, ये इकोलॉजिकल इंडिकेटर्स, यहाँ पे एक हाईलाइट है वर्ड इकोलॉजिकल इंडिकेटर। देखिए या तो वो इम्बैलेंस करेगा या फिर वो बैलेंस करेगा हमारे इस एनवायरमेंट को बनाने में, हमारे इस इकोसिस्टम में उसको बैलेंस करने में हेल्प करेगा। सो ड्रैगन फ्लाई की बात हो रही है यहाँ पे, उसकी निम्फ से लेके एडल्ट स्टेज तक की बात हो रही है ड्रैगन फ्लाई की, उसका एक सिग्निफिकेंट पॉजिटिव इकोलॉजिकल इंपैक्ट पड़ा है। सो ड्रैगन फ्लाई के जो एग्स हैं वो कहां हो रहे हैं, नियर वाटर या फिर अंडर दी वाटर। सो उसका जो इंपैक्ट पड़ रहा है उसकी लाइफ का, वो क्या करता है कि अंडर वाटर जो निम्फ है वो किसको खा रहा है, वो मस्कीटो के लार्वास को खत्म कर रहा है। मस्कीटो के लार्वा को खत्म करने से हमारा फायदा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अभी देखिएगा कि अगर वो मस्कीटो के लार्वा खा रहा तो हमारे साथ हमारा कैसे पेट भर रहा है, खा तो वो रहा है, अरे पेट भर नहीं रहा। आप सोच रहे होंगे कि सर वो खा रहा है तो हमारा क्या फायदा हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। सो अभी देखते हैं कि फायदा वो उसके निम्फ जो खा रहे हैं मस्कीटो को, वो हमें किस तरह से फायदा पहुंचा रहे हैं। सो अदर जो स्मॉल एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स हैं उनको भी वो ईट कर रहे हैं, उनके ऊपर भी इफेक्ट जा रहा है। सो एडल्ट ड्रैगन फ्लाई जो है, एडल्ट ड्रैगन फ्लाइज कैप्चर एंड ईट एडल्ट मॉस्किटो ऑल्सो। देखिए यहाँ पे जो अडल्ट जो है, ये एडल्ट ड्रैगन फ्लाई वो किसको कैप्चर करके ईट कर रहा है, एडल्ट मॉस्किटो को। सो अगर हम कम्युनिटी वाइड देखें, मस्कीटो कंट्रोल प्रोग्राम चलाए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, आप देते हैं डीडीटी हो या स्प्रेइंग की जाती है, राइट, आसपास आपके। सो community wide mosquito control programs that spray insecticides to kill adult mosquito also kill dragonfly। तो
तो अगर मस्कीटो इंसेक्टिसाइड अगर ये प्रोग्राम चलाए जाते हैं तो वो क्या करते हैं, उनकी वजह से क्या होता है कि जो ड्रैगन फ्लाई है जो नेचुरली अपनी एक फूड चेन के थ्रू वो मस्कीटो को खत्म कर रही है। तो अगर हम ये इंसेक्टिसाइड्स ये जो स्प्रेइंग की जाती है, या फिर हम कहें कि ये जो पेस्ट कंट्रोल प्रोग्राम्स या मस्कीटो कंट्रोल प्रोग्राम्स जो चलाए जाते हैं, इनकी वजह से ड्यू टू दिस ड्रैगन फ्लाइज भी किल हो रही हैं, ड्रैगन फ्लाइज खत्म हो रही है। तो ये तो है हमारा पैराग्राफ, ये पैराग्राफ। अब इसके अकॉर्डिंगली हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कोई भी 4 क्वेश्चन, एनी 4 क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 5 हमें सॉल्व करने हैं, हम 5 करेंगे, ठीक है। चलिए, सो द अप्रोच टू बायोलॉजिकल कंट्रोल इंक्लूड्स इंपोर्ट एंड रिलीज ऑफ एन इंसेक्ट पेस्ट टू अ न्यू एरिया टू प्रोवाइड होस्ट फॉर नेचुरल एनिमीज। हम क्या करें, इंपोर्ट कर दें उसको, राइट, इंपोर्ट कर लें एंड रिलीज ऑफ एन इंसेक्ट पेस्ट टू अ न्यू एरिया, और जो इंसेक्ट पेस्ट है हम उसको एक न्यू एरिया में डाल दें टू प्रोवाइड होस्ट फॉर नेचुरल एनिमीज। मतलब नेचुरल एनिमीज के लिए हम उसको छोड़ दें किसी एरिया में इंपोर्ट करके। अच्छा, तो उससे पूछ रहा है कि वो बायोलॉजिकल कंट्रोल किस तरह से इंक्लूड है, ये क्वेश्चन है हमारा इस पॉइंट्स के अकॉर्डिंग। इंपोर्ट एंड रिलीज ऑफ नेचुरल एनिमीज, तो जो भी नेचुरल एनिमीज है तो उनको हम क्या करें, इंपोर्ट करें, and then release of natural enemies from the native home of an alien insect pest that has invaded a new area। इंपोर्ट करके रिलीज कर दे नेचुरल एनिमीज को, कहां पे, फ्रॉम दी नेटिव होम से, उसके जहां वो था वहां से उठाकर उसको, ऑफ एन एलियन इंसेक्ट पेस्ट दैट हैज इन्वेडेड अ न्यू एरिया, और उसको इन्वेड कर दे कहां पे, एक न्यू एरिया के अंदर, राइट। तीसरा क्या कहता है हमें कि प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल एनिमीज, यानी प्रेडेटर और पैरासाइटोइड्स को, प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल एनिमीज दैट आर ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड इन एन एरिया। प्रिजर्वेशन करें, हम प्रिजर्व करके रखें नेचुरल एनिमीज को जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हैं किसी एरिया के अंदर, या फिर हम यूज करें इंसेक्टिसाइड टू रिड्यूस एलियन इंसेक्ट पेस्ट टू एस्टैब्लिश न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो यहां हमें इक्विलिब्रियम बनाए रखना है, बैलेंस बनाए रखना है कि हमारा जो है ड्रैगन फ्लाई को भी कुछ ना हो और मस्कीटो भी खत्म हो जाए, ऐसा कुछ। सो ऐसे में यहां जो मेरा जो आंसर है वो मैं क्या कहूंगा कि भाई मैं प्रिजर्व करूंगा नेचुरल एनिमीज को, है ना, सो दैट ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हैं किसी एरिया के अंदर, जो हमारे ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हैं किसी एरिया के अंदर, तो मैं क्यों जाने दूंगा उसको, मैं प्रिजर्व करके रखूंगा ऑलरेडी, राइट। तो वो मेरा बैलेंस भी बना रहेगा, राइट। ना ही मेरे, अगर मैं पेस्ट कंट्रोल कराता हूं, सपोज मैं यूज करता हूं इंसेक्टिसाइड्स को और रिड्यूस करने के लिए एलियन इंसेक्ट पेस्ट को, तो उससे क्या होगा, जो मेरा जो ड्रैगन फ्लाई है, जैसे आपने पढ़ा, तो उससे ड्रैगन फ्लाई भी खत्म हो सकता है ना। तो ड्रैगन फ्लाई से तो मुझे फायदा मिल रहा है ना कि बिना पेस्ट के, इकोलॉजी को बिना हार्म पहुंचाए, हम क्या कर रहे हैं, मस्कीटो को खत्म कर रहे हैं, जो मलेरियल पैरासाइट है, जो मलेरिया प्रोड्यूस करने वाले हैं, राइट। ये तो पढ़ा हमने उसमें। सो इसका आंसर क्या होना चाहिए मेरे हिसाब से, preservation of natural enemies that are already established in an area, right। so solution क्या हो गया इसका, इन्होंने A लिखा हुआ है लेकिन इसका आंसर होना चाहिए this C1 कि preservation of natural enemies जो है इसका आंसर ये करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दो डिजीज पूछी गई है यहाँ पे। अब लेस लाइकली टू अकर इन अ रीजन विद प्लेंटी ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, जहां पर बहुत सारी ड्रैगन फ्लाइज हैं। देखिए उस क्वेश्चन, उस पैराग्राफ के अकॉर्डिंगली, जब बहुत सारी ड्रैगन फ्लाइज हैं किसी एरिया में, तो उससे कौन सी 2 डिजीज नहीं हो सकती, या कौन सी 2 डिजीज जो है वो नहीं होंगी। द 2 डिजीज लेस लाइकली टू अकर, कम अकर होंगी वो 2 डिजीज हमें इसके अंदर बतानी है। तो देखिए सबसे पहले कौन कौन सी है हमारी, सबसे पहले जो है येलो फीवर एंड अमोबॉइक डिजेंट्री, ये कौन सी है, प्रोटोजोइक डिजीज है, प्रोटोजोआ से होने वाली। मलेरिया एंड येलो फीवर, एंथ्रेक्स और टाइफाइड, कोलेरा टाइफाइड, ये सब बैक्टीरियल डिजीज है, ये बैक्टीरियल डिजीज हो गई। ये ऊपर हमारी प्रोटोजोआ डिजीज हो गई। तो बची कौन सी हमारी, जो वेक्टर से होने वाली है, मलेरिया एंड येलो फीवर। सो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, मलेरिया एंड येलो फीवर। ओके, सो द नेक्स्ट इज ड्रैगन फ्लाइज इंडिकेट पॉजिटिव इकोलॉजिकल इंपैक्ट। एक ड्रैगन फ्लाई जो है वो कैसे पॉजिटिव इकोलॉजिकल इंपैक्ट इंडिकेट कर रही है। ड्रैगन फ्लाइज इंडिकेट पॉजिटिव इकोलॉजिकल इंपैक्ट,
The presence of dragonflies indicates polluted water. Is it? So dragonflies indicate positive ecological impact as the presence of dragonflies indicates polluted water. Dragonfly names selectively eat mosquito larva. ये तो कर रहे थे, dragonflies ने indicate किया पॉजिटिव कि उन्होंने dragonfly nymphs जो थे उन्होंने selectively eat किया mosquito larva को. तो क्या हुआ इससे, उन्होंने जब उसको eat किया तो उन्होंने क्या शो किया यहाँ पे, और they help to decrease the probability of disease spread by vector. ये भी तो किया उन्होंने कि भाई उनसे क्या हुआ कि उन्होंने जब उनको ईट करना स्टार्ट किया तो अभी जो 2 डिजीज पड़ी हमने वो डिक्रीज हो गई, इनकी जो प्रोबेबिलिटी थी वो कम हो गई, राइट. सो करेक्ट आंसर हमारा यही होगा कि दे हेल्प टू डिक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीजेस स्प्रेड बाय मस्कीटोज, हॉर्स फ्लाइज एंड डियर फ्लाइज, राइट. ओके, सो द नेक्स्ट इज द मोस्ट इफेक्टिव स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ ड्रैगनफ्लाई दैट इराडिकेट मस्कीटोज आर. मोस्ट इफेक्टिव स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ ड्रैगनफ्लाई हमने कौन सी पढ़ी थी, हमने जो वहां पे एक अंडरलाइन किया था, हमारी वो स्टेज कौन कौन सी थी, तो स्टेजेस हमारी थी वो कौन कौन सी थी, निम्फ टू एडल्ट स्टेज, हमने इसको किया था निम्फ टू एडल्ट स्टेज को, राइट. सो आंसर क्या होना चाहिए हमारा, उसमें हमारा आंसर होना चाहिए कि जो मोस्ट इफेक्टिव स्टेज थी लाइफ साइकिल की ड्रैगनफ्लाइज की, जो इराडिकेट कर रही थी मस्कीटोज को, तो मस्कीटोज को कौन इराडिकेट कर रही थी, वो स्टेज थी हमारी nymph and adult. That correct answer, nymph and adults. Okay, next is releasing dragonflies in areas where there is a no outbreak of malarial disease can be an environment friendly method of control. अच्छा, तो रिलीज करना ड्रैगन फ्लाइज को एक एरिया में जहां पर देयर इज एन आउटब्रेक ऑफ मलेरियल डिजीज, मलेरिया डिजीज हो रही है, कैन बी एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड ऑफ कंट्रोल. क्या ये एक एनवायरमेंट को बिना हार्म पहुंचाए या बिना हार्म पहुंचाए रखने वाला मेथड है कि किसी एरिया में अगर मस्कीटो बढ़ रहे हैं तो वहां ड्रैगन फ्लाई को छोड़ दो, तो क्या ये चीज सही है. दूसरा रीजन है यहाँ पे, ड्रैगन फ्लाइज आर डोमिनेंट स्पीशीज एंड विल नॉट अलाउ मस्कीटोज टू रिप्रोड्यूस. ड्रैगन फ्लाइज कैसी हैं, क्या दिख रहा है हमें इसमें कि ड्रैगन फ्लाइज जो है वो एक डोमिनेंट स्पीशीज है एंड विल नॉट अलाउ मस्कीटोज टू रिप्रोड्यूस. देखिए मस्कीटोज तो रिप्रोड्यूस कर रहे थे यहाँ पे, लेकिन अगर ड्रैगन फ्लाइज के नंबर बढ़ जाएंगे तो वो ईट करती रहेंगी, उनके जो निम्फ है वो उसको ईट करते रहेंगे, पानी के अंदर भी और पानी के बाहर भी, आपने देखा किस तरह से. तो यहाँ पर जो करेक्ट इसका आंसर होना चाहिए हमारे अकॉर्डिंगली कि जो असर्शन है एंड रीजन, असर्शन है हमारा ट्रू, इसमें जो असर्शन हमें दिख रहा है वो असर्शन कैसा है हमारा, असर्शन इज ट्रू, क्योंकि जो रिलीजिंग ड्रैगन फ्लाई है किसी एरिया में जहां पे, वो तो हमें देखने को मिल रहा है, वो विदाउट एनी एक्सेप्शन, ये चीज तो हमें यहाँ पे हम इसके साथ अग्री हैं बिल्कुल. तो असर्शन इज ट्रू, लेकिन रीजन जो है वो कहीं ना कहीं मुझे फॉल्स लग रहा है, क्योंकि ड्रैगन फ्लाइज डोमिनेंट स्पीशीज, डोमिनेंट तो नहीं है, विल नॉट अलाउ मस्कीटो टू रिप्रोड्यूस. देखिए मस्कीटो को रिप्रोड्यूस करने से नहीं रोक सकती वो, मस्कीटो तो रिप्रोड्यूस कर ही रहे हैं, वो सिर्फ क्या कर रही है, वो जितने प्रोडक्शन उसका हो रहा है वो उनको ईट करती चली जा रही है. तो ऐसा नहीं है कि हम ड्रैगन फ्लाइज को अगर छोड़ देंगे तो मस्कीटो प्रोड्यूस नहीं होंगे, प्रोड्यूस होंगे, लेकिन वो साइकिल चलती रहेगी, वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो उनको ईट कर रही हैं. तो ऐसा पॉइंट नहीं हमें देखने को मिल रहा कि कहीं तो ये मुझे कहीं ना कहीं फॉल्स लग रहा है. तो लेकिन रीजन जो है मेरा, रीजन जो है हमारा, सॉरी असर्शन जो है हमारा वो बिल्कुल ट्रू है, रीजन कहीं ना कहीं वो फॉल्स लग रहा है. और रीजन एक तरह से उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी नहीं लग रही मुझे, राइट. सो असर्शन हमारा, देखिए बिल्कुल असर्शन हमारा ट्रू स्टेटमेंट है, लेकिन रीजन जो है वो एक फॉल्स है, ठीक है. तो दैट इज द करेक्ट आंसर. ओके, सो हियर वी हैव अनदर पैराग्राफ, राइट. सो रीड करते हैं पैराग्राफ को. सिकल सेल एनीमिया, यहां पे क्या है हमारे पास, सिकल सेल एनीमिया है. ओके, कीवर्ड्स को हम लोग हाईलाइट कर लेंगे. सिकल सेल एनीमिया इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर वेयर द बॉडी प्रोड्यूसेस एन abnormal hemoglobin which is called hemoglobin S. रेड ब्लड सेल्स आर नॉर्मली फ्लेक्सिबल एंड राउंड. बिल्कुल हमारी जो रेड ब्लड सेल्स होती है नॉर्मली फ्लेक्सिबल होती है, राउंड होती है. बट व्हेन द हीमोग्लोबिन इज डिफेक्टिव
ब्लड सेल्स टेक्स ऑन अ सिकल, कैसी शेप हो जाती है, लाइक सिकल की तरह शेप हो जाती है, क्रेसेंट शेप हो जाती है, उसकी शेप बदल जाती है, जैसे कनकेव होते लाइक कनकेव लाइक शेप हो जाती है ना, उससे भी खतरनाक। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो सिकल सेल एनीमिया इज कॉज्ड बाय म्यूटेशंस। सिकल सेल एनीमिया किसकी वजह से होता है, म्यूटेशन की वजह से, राइट, विच इज कॉज्ड बाय द म्यूटेशन इन जीन कॉल्ड एचबीबी, है ना, म्यूटेशंस की वजह से हमें देखने को मिल रहा है। सो इट इज एन इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर, बिल्कुल ठीक बात है, इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है ये, that occurs if both the maternal and paternal copies which occur that both the maternal and paternal copies of the HBB gene are defective, ठीक है, अगर दोनों जीन डिफेक्टिव होंगी तब। so in other words, if an individual receives just one copy of the defective HBB gene either from the mother or father, अगर हम दूसरे शब्दों में कहें कि जो इंडिविजुअल रिसीव कर रहा है, कोई भी इंडिविजुअल है, अगर वो अपने पेरेंट्स से रिसीव कर रहा है जस्ट वन कॉपी ऑफ द डिफेक्टिव एचबीबी, वन कॉपी ऑफ द डिफेक्टिव एचबीबी जीन आइदर फ्रॉम मदर या फिर फादर, देन इंडिविजुअल हैज नो सिकल सेल एनीमिया। बट ऐसे में हम उसको सिकल सेल एनीमिया नहीं कहते। देखिए जब दोनों होंगी तब भी हम उसको कहेंगे कि वो सिकल सेल एनीमिया है, लेकिन अगर दोनों में से अगर वो एक के ऊपर अगर वो हमें देखने को मिलता है या एक पेरेंट से हमें देखने को मिलता है, तो ऐसी कंडीशन में हम उसको क्या कहते हैं, ऐसी कंडीशन में हम कहेंगे कि ये जो कंडीशन है हम उसको ट्रेट का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं, सिकल सेल ट्रेट का नाम देते हैं। तो डिफरेंस है सिकल सेल ट्रेट में और इसमें, बिल्कुल फर्क है यहाँ पे जो कि हमें देखने को मिलता है, राइट। सो आगे देखेंगे इसमें तो यहां मैं हाईलाइट कर देता हूं किसको, सिकल सेल ट्रेट को। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सिकल सेल एनीमिया एंड सिकल सेल ट्रेट, सिकल सेल ट्रेट और सिकल सेल एनीमिया। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द सिकल सेल ट्रेट एंड द सिकल सेल एनीमिया। और अभी क्रॉस के थ्रू हम देखेंगे कि दोनों में डिफरेंस किस तरह से होता है जब हम इनके क्वेश्चंस के ऊपर आएंगे, राइट। सो सिकल सेल ट्रेट, द पीपल with sickle cell trait usually do not have any symptoms or problems, but they can pass the mutated gene onto their children। लेकिन उनके जो चिल्ड्रन है, जो आने वाली जो ऑफस्प्रिंग है, जो जनरेशन है, उसके अंदर हमें ये सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। कितने परसेंट देखने को मिलेंगे, क्या सारी जो जनरेशन होगी उनकी नेक्स्ट वो पूरी अफेक्टेड होगी, या फिर सिर्फ कुछ परसेंट ऐसी जनरेशन होगी जिसमें हमें उनका इफेक्ट देखने को मिलेगा, राइट। So there is some situations we have. So there are three inheritance. So we have here the three inheritance scenarios that can lead to a child having sickle cell anemia. तीन कंडीशंस दे दी हैं इन्होंने हमें, और उन्हीं तीन कंडीशंस के अकॉर्डिंगली हमें क्रॉस करके इसको सॉल्व करना पड़ेगा। फर्स्ट कंडीशन कि जहां पर दोनों पेरेंट्स जो है वो अफेक्टेड हैं, देखिए बोथ पेरेंट्स हैव सिकल सेल ट्रेट, दोनों पेरेंट्स के पास सिकल सेल ट्रेट यहां पे देखने को मिल रहा है। दूसरी कंडीशन है कि वन पेरेंट हैज सिकल सेल एनीमिया एंड अदर हैज सिकल सेल ट्रेट, ये कंडीशन अलग है, ये कंडीशन अलग हो गई। थर्ड केस है वी हैव द बोथ पेरेंट्स हैव सिकल सेल एनीमिया। सो फर्स्ट कंडीशन जहां पर दोनों पेरेंट ट्रेट के साथ हैं, दूसरी कंडीशन जहां पर एक पेरेंट सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित है और जिसमें जो अदर है उसके पास सिकल सेल ट्रेट है, और तीसरी कंडीशन जहां पर दोनों के पास सिकल सेल एनीमिया है। सो लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन। सो सिकल सेल एनीमिया इज एन डिजीज, इज एक्स-लिंक्ड ऑटोसोमल डिसऑर्डर, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, बाइलिंक्ड। देखिए जो फर्स्ट कंडीशन थी यहाँ पे हमारी कि बोथ पेरेंट्स हैव सिकल सेल ट्रेट, अगर दोनों पेरेंट्स के पास सिकल सेल ट्रेट है तो ऐसे में कैसे होगा। अब सपोज मान लीजिए कि हीमोग्लोबिन जीन है, दोनों पेरेंट्स जो है वो सिकल सेल, क्या बोले उन्होंने फर्स्ट कंडीशन में कि बोथ द पेरेंट जो है वो सिकल सेल ट्रेट है, तो HbA HbS जीन जो है, HbA HbS, ये दोनों जीन जो है आपस में जब क्रॉस करेंगी, तो जब आप इसका क्रॉस कराएंगे तो क्या जीन्स बनेंगे हमारी, HbA और इसका इसके साथ HbS। HbA देखिए ध्यान से, HbA अगर मैं इन दोनों का कराऊंगा, सॉरी ये हो गई हमारी HbA एक मिनट, ये हो गई हमारी HbA और यहां पर HbA
HbS, राइट। अब ये कैसी हो गई, HbA, HbS, और ये वाली जो हो गई हमारी वो कैसी हो गई, HbS, HbS। तो देखिए कैसा रहा, जब दोनों जो तीन कंडीशन दी थी उन तीन कंडीशंस के अकॉर्डिंग यहां पे कंडीशन क्या रही कि ये डोमिनेंट नहीं किया, है ना। तो ये डोमिनेंट नहीं किया, ऑटोसोमल कैसा रहा, ये रिसेसिव रहा, क्योंकि सारे पेरेंट्स, सारे जो जनरेशन है हमारी, सबके अंदर हमें देखने को नहीं मिला। हाँ, एक में हमें सिकल सेल एनीमिया जो है वो यहां देखने को मिल रहा है, और वो है हमारी ये वाली कंडीशन। सो यहां जो रेशियो आया, यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर बोथ पेरेंट्स हैव सिकल सेल ट्रेट, सो देन देयर इज अ 25% रिस्क है। यहां पर लगभग कितना रिस्क है इस जनरेशन में, 25% रिस्क जो है हमें देखने को मिलेगा इस जनरेशन में ना। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि ये कैसा है, एक ऑटोसोमल रिसेसिव है, क्योंकि बाकियों में हमें देखने को नहीं मिला, HbA में भी नहीं, HbABS में, ये तो सारे कैसे हो गए, ये हमारे हो गए सिकल सेल ट्रेट वाले। ये जितनी जो कंडीशन हो गई ये हमें क्या बता रही है, ट्रेट कैरी करेगा, बट डिजीज जो है वो अपीयर नहीं होगी। लेकिन इस कंडीशन में अब इसके अंदर जो है डिजीज हमें अपीयर होगी, और आगे की जनरेशन के लिए भी इसके लिए हार्मफुल रहेगा। तो यहां कितना आ गया, ये ऑटोसोमल रिसेसिव रहा, और इसी से ये देखिए ऑटोसोमल रिसेसिव। अब देखिए पूछ रहा है कि अगर दोनों पेरेंट्स हैव सिकल सेल ट्रेट, देन देयर इज, अभी हमने सॉल्व किया उसको, कितना हो गया वो 25% जो है उसका रिस्क है, राइट। तो 25% रिस्क। इफ वन पेरेंट हैड सिकल सेल एनीमिया एंड अदर हैज सिकल सेल ट्रेट, ये क्वेश्चन नया है। तो अगर दोनों में से एक पेरेंट जो है उनके पास सिकल सेल एनीमिया है और अदर जो है वो सिकल सेल ट्रेट के साथ है, तो एक में सिकल सेल एनीमिया आप क्रॉस कर सकते हैं इसमें भी, तो क्या चांसेस होंगे हमारे पास। अब क्या कह रहे हैं कि एक के पास सिकल सेल एनीमिया है, एक के पास सिकल सेल एनीमिया है, तो दैट मींस कि HbS, HbS, और क्रॉस कर रहा है किसके साथ, अदर इज सिकल सेल ट्रेट। तो सिकल सेल ट्रेट क्या हो गया, HbA, HbS। तो जब आप इसका क्रॉस कराएंगे HbA और HbS का, तो कितना हमें चांसेस जो है वो, फिर वही आप उसी तरह से क्रॉस कराएंगे जैसे अभी हमने पीछे किया, इसका और इसका, HbS, HbA, इसी तरह से यहां पर कराएंगे क्रॉस इसका और इसका। सबसे पहले हमने, राइट, HbA, HbS, HbA, HbS, इनके साथ, तो जब आप देखेंगे तो इसमें HbS और जब क्रॉस कराएंगे सेम उसी तरह से जैसे अभी हमने यहां पे क्रॉस कराया, तो आपके पास जो आएगा वो रेशियो कैसा आएगा, दोनों का 50-50% आएगा। इस कंडीशन में जब आप कराएंगे सो रेशियो कैसा आएगा हमारे पास, HbS और HbA का, और उसके बाद फिर आप कराएंगे HbS और HbS का, इसका इसके साथ, तो ये हो गया HbS, देन आप क्या करेंगे, फिर आगे क्रॉस कराएंगे, तो एक आ गया हमारे पास HbS, एक आ गया HbS, HbA। जब इनका कराओगे तो क्या आएगा, HbA, HbS, HbA, और यहां पर फिर HbS एंड HbS। तो देखो HbS, HbS, HbA, HbS, HbA, तो दोनों में जो चांसेस हैं वो कैसा आ रहा है यहाँ पे हमारा 50% का चांसेस जो है वो हमारा रिस्क का बन रहा है, राइट। 50-50% हो रहा है दोनों केसेस जो है 50। अगर दोनों एक पेरेंट सिकल सेल एनीमिया दूसरा सिकल सेल ट्रेट के साथ है, तो इसका आंसर क्या होगा कि 50% जो है हमें इसमें रिस्क देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, सो अगर अ पेशेंट जो है विद सिकल सेल डिजीज, द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ड्रॉन एज अ कंक्लूजन फ्रॉम द अबव डेटा। सो हियर वी हैव सम अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, इसमें क्या देखते हैं हम कि पेशेंट जो है वो विद सिकल सेल डिजीज से आर सफर्ड हैं। पेशेंट विद सिकल सेल डिजीज आर लेस लाइकली टू बी इन्फेक्टेड विद मलेरिया। अगर कोई पेशेंट सिकल सेल डिजीज से सफर्ड है तो वो मलेरिया से लेस डिफेक्टेड होगा। पेशेंट विद सिकल सेल डिजीज आर मोर लाइकली टू बी इन्फेक्टेड विद मलेरिया। Over the years, the percentage of the people infected with malaria has been decreasing. यहां पे हमारे पास ये एक ग्राफ है, राइट।
आप ये ग्राफ को देख पा रहे हैं और इस ग्राफ के अकॉर्डिंगली हमारे पास ये कुछ क्वेश्चंस हैं. सो द स्टेटमेंट्स वी हैव अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ, वी हैव सम स्टेटमेंट कि पेशेंट विद सिकल सेल डिजीज आर लेस लाइकली टू बी इन्फेक्टेड विद मलेरिया, पेशेंट विद sickle cell disease are more likely to be infected with malaria. Over the year, the percentage of the people infected with malaria has been decreasing. समय के साथ साथ वक्त बढ़ते बढ़ते जो पीपल इन्फेक्टेड है मलेरिया से वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहे हैं. ईयर 2000 saw the largest percentage difference between the malaria patient with and without SCD. देखिए कुछ कंडीशंस हैं, तो आपको हम इसको साथ साथ कैसे रखें, तो आपको एक एक देखना पड़ेगा. इसमें हम देखते हैं कि चूज फ्रॉम द बिलो करेक्ट ऑल्टरनेटिव. सो कि ओनली वन इज ट्रू, 1 and 4 बोथ इज ट्रू, या कौन कौन से ट्रू हैं यहाँ पे हमारे, उसके अकॉर्डिंगली हमें आंसर देना है अपना, राइट. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर, देखिए जरा इसकी कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है. देखिए पेशेंट विद सिकल सेल एनीमिया आर लेस लाइकली टू बी इन्फेक्टेड विद मलेरिया. देखिए अब ये जो ग्राफ है ये परसेंटेज है पेशेंट की विद मलेरिया, और जो डार्क रीजन है हमारा वो पेशेंट है जो सिकल सेल एनीमिया से सफर्ड हैं. जो डार्क रीजन है वहां पर पेशेंट सिकल सेल एनीमिया से सफर्ड हैं. तो अब देखिए पहली स्टेटमेंट क्या कह रहा है, पेशेंट विद सिकल सेल डिजीज लेस लाइकली टू बी इन्फेक्टेड विद मलेरिया. बिल्कुल, जो सिकल सेल डिजीज से सफर्ड हैं देखिए वो मलेरिया से ज्यादा अफेक्टेड हुए ही नहीं है. तो इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो हमारी ट्रू है, राइट. सो पेशेंट विद एससीडी आर मोर लाइकली टू बी इन्फेक्टेड विद मलेरिया. ऐसा है क्या, जो पेशेंट एससीडी के हैं दे आर मोर लाइकली टू बी इन्फेक्टेड विद मलेरिया, क्या वो ज्यादातर मलेरिया से इन्फेक्टेड है? ऐसा नहीं है, यानी बी जो स्टेटमेंट है वो हमारी ट्रू नहीं है. तीसरी देखते हैं कि ओवर द ईयर द परसेंटेज ऑफ पीपल इन्फेक्टेड मलेरिया हैज बीन डिक्रीजेस. क्या ये स्टेटमेंट सही है? क्या ये स्टेटमेंट सही है हमारी अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ कि ओवर द ईयर परसेंटेज जो है पीपल डिक्रीजिंग, पीपल इन्फेक्टेड विद मलेरिया हैज बीन डिक्रीजिंग. तो देखिए समय के साथ 1998 में 11, 8, 11, देखिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं 2005 की तरफ, 1998 से 2005 की तरफ मूव कर रहे हैं, तो जो सिकल सेल पेशेंट हैं वो धीरे 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 डिक्रीज होते चले जा रहे हैं. दैट मींस वी कैन से दैट कि यस ओवर द इयर्स द परसेंटेज ऑफ द पीपल इन्फेक्टेड विद मलेरिया हैज बीन डिक्रीजिंग. दैट ये भी स्टेटमेंट ठीक है. सो अब क्या हमारे पास ऑप्शन है, हमने जो दो स्टेटमेंट निकाली है यहां पर अभी इस पॉइंट्स के व्यू कि पेशेंट जो है वो सिकल, जो जितने भी जो पेशेंट है सिकल सेल डिजीज से सफर, they are likely to be infected with, are less likely to be infected with malaria. Yes, this statement is completely true. अगला पॉइंट जो हम ठीक बता रहे हैं वो है पॉइंट नंबर 3. सो क्या ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास जिसमें फर्स्ट और थर्ड जो है वो ट्रू है? यस, वी हैव द ऑप्शन डी. सो अकॉर्डिंग टू दीज स्टेटमेंट्स यस वी कैन से दैट कि हमने ग्राफ जो है ये सॉल्व कर लिया है. सो देखिए करेक्ट आंसर भी जो है वो डी है. सो ये यानी कि इसका मतलब ये हमने ग्राफ सॉल्व कर लिया है कंप्लीटली, और इसके अकॉर्डिंग हमने पूरा सेक्शन ए जो है वो कंप्लीट कर लिया है. चलिए लेट्स हम मूव करते हैं सेक्शन बी की तरफ.